तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो एक्स है वो फाउंड ए गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, बाय बीइंग इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, देखो एक्चुअली इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, राइट, हु से एवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्टिविटी, तो यही बोल के रखा है कि मैं इस किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जो जिसका कनेक्शन है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, ठीक है, ये था, तो इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एज पर द फाइंडिंग्स कंफर्म द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड बाय AA ऑन 1 फरवरी। अब 1 फरवरी को इनिशिएशन चालू हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। अटैचमेंट जो है वॉज स्टिल टू बी कंटिन्यू बाय 31 जनवरी 2020। तो देखो 180 दिन का प्रोविजनल अटैचमेंट होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रेश 365 डेज होते हैं, ठीक है, तो वैलिडिटी तो है, राइट। तो ये अपन देख लेते हैं कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, देखो आप जो है डेप्यूटी डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट और मटेरियल इन पोजीशन के साथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने प्रोविजनल अटैचमेंट करा। फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो शो कॉज नोटिस देता है 30 दिन का, उससे कम जो है इन्फॉर्मेशन मांगता है, और अगर वो कंफर्म करता है प्रॉपर्टी, तो यही लिखा हुआ है, इन्होंने भी यही लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसने कंफर्म कर दी प्रॉपर्टी की, देखो लिखा हुआ है कि कंफर्म द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जब अटैचमेंट को ही कंफर्म कर दिया है तो ऐसे केस में जो है अटैचमेंट का टाइम बढ़ जाएगा, राइट। तो देखो शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्म द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, सीज्ड और फ्रोजन, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड, देखो अटैचमेंट करा प्रॉपर्टी का, रिटेंशन करा प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड का, जो सीज्ड और फ्रोजन थे अंडर 1718। अब पीरियड क्या है, अभी जो तुम बोल रहे हो अटेंशन और अटैचमेंट और रिटेंशन, अटैचमेंट है प्रॉपर्टी का, रिटेंशन है प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड का, जो सीज्ड और फ्रोजन थे, तो ऐसे केस में पीरियड क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान चलेंगे, पर 365 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते, ठीक है, और जब तक जो है वो पेंडेंसी चल रही है, ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, तो जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और 365 दिन तक मैक्सिमम, और टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और बिकम फाइनल। देखो ये अटैचमेंट को कंफर्म कर लिया था, बाद में जो है फाइनल कर दिया, देखो ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रायल चलेगा, और ट्रायल में जो है ट्रायल के बाद स्पेशल कोर्ट जो है वो फाइनल करेगी एंड बिकम फाइनल। देखो अटैचमेंट तो जो कंटिन्यू रहेगा एंड बिकम फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, राइट। तो जो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड बिकम फाइनल। अब फाइनल कब होगा, अटैचमेंट फाइनल कब होगा, आफ्टर जो है इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन हो गया, कन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो गया। अब 365 डेज में आपको पता है कि स्टे पीरियड जो है वो एक्सक्लूड होता है, 180 डेज़ में तो 30 डेज आफ्टर द वैकेंसी ऑफ स्टे पीरियड भी रहता है, तो इधर जो है स्टे पीरियड जो है एक्सक्लूड हो जाता है, तो ये अटैचमेंट तो वैलिड है, राइट। अब ऑफेंसेस जो है मामला के अंदर वो कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, राइट। फिर एक क्वेश्चन था कि राम ने अपने दोनों फ्रेंड को 2-2 लाख रुपए दिए और बाद में बोल दिया कि यार तुम पेमेंट मेरे को कर दो ऑनलाइन, ताकि जो है मैं बिल इशू कर दूंगा, तो बोलने का ये हो जाएगा कि तुमने मेरे से परचेस किया। तो भाई फिर इसमें अपन ने जो है पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन में अपन ने पढ़ा था कि जो क्रेडिट कार्ड, मनी कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन CDSM था ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एंड अदर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन, ठीक है, ये सब था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझाना है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि हु एवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इसे इन्वॉल्व है, ये तो ठीक है। अब दैट जो स्मगलर है वो नार्कोटिक ड्रग पैरा 2 पार्ट है, इधर वही आ गया, ठीक है, 3 साल से 10 साल तक की जेल है, ठीक है, और फाइन, ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो एक फ्रॉडुलेंट है जिसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था, 3 साल से ज़्यादा का था, तो क्या बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटी देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, राइट, और जो है होगा उसने अपोज करा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ठीक है, और कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि ही इज़ नॉट गिल्टी है एंड ही विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, तो बेल पे छोड़ देंगे। फिर 16 साल की पागल औरत कि अगर पर्सन जो है 16 साल से कम का है और वुमेन सिक और इन्फर्म, उसको तो बेल पे ऐसे ही छोड़ सकते हैं इफ़ स्पेशल कोर्ट से डायरेक्ट। फिर एक था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट हुई है, उसने एक ऑर्डर इशू करा है प्रॉपर्टी को अटैच करने का, कंपनी एग्रीड है ऑर्डर से, तो आपसे रेमेडी चाहती है,
ठीक है। तो रेमेडी में तो वही है कि जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करो। इस्टेब्लिश क्या होता है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको अपील करो, एग्रीड होता है हाई कोर्ट में अपील कर लो, ठीक है। कमल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से एक्यूज है एज मेंशन इन पार्ट बी। मिनिमम अमाउंट कितना है, 1 करोड़, ठीक है, ये 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ और मोर है, राइट, 1 करोड़ और मोर। कुणाल ने कार यूज़ करी कैश को स्मगल करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। अब ऑन द ट्रायल, अब स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इट वॉज फाउंड एट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो कुणाल ने करी है। और ये भी पता चला कि कार तो हाइपोथिकेशन पे थी, तो कार को क्या कन्फिस्केट कर सकते हैं? तो हाँ, कार तो हाइपोथिकेशन पे हो, तो अब सिंस स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल के बाद ये कंक्लूड कर दिया है, तो स्पेशल कोर्ट जो है सबसे पहले तो कन्फिस्केशन ऑर्डर पास करेगा। कन्फिस्केशन ऑर्डर पास करने से पहले बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और अगर वो समझता है कि जो इनकम्बरेंसेस या लीज होल्ड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, इससे प्रोविजन का व्यू डिफिट हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि जब ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, ठीक है, कन्फिस्केशन ऑर्डर से जो है गवर्नमेंट को चले जाता है राइट टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, ठीक है। अब स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देने से पहले बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन को। और उसको अगर लग रहा है कि जो है इनकम्बरेंसेस है प्रॉपर्टी पे या लीज और इंटरेस्ट जो भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे प्रोविजन डिफिट हो रहा है, तो डिक्लेयर सच इनकम्बरेंसेस, ये इनकम्बरेंसेस को बहुत डिक्लेयर कर देगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने देखा। रमेश कुलकर्णी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस लेता है रेसिडेंसी। अब इट वॉज एलिज्ड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दैट कुलकर्णी ने रिपोर्टेड हिज इनकम और कलेक्टेड इनकम इन टैक्स, तो हैज़ अंडर रिपोर्टेड, सॉरी, उसने अंडर रिपोर्ट करी अपनी इनकम और कलेक्टेड इनकम इन टैक्स एंड यूज द प्रोसीड्स, उसने हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी। अब ईडी ने रिटर्न ऑर्डर के थ्रू उसकी जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने जो है प्रॉपर्टी डिराइव करी फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो वैलिडिटी बताओ। तो देखो ना, आप अटैच तो कर सकते हो। अगर डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबाव को रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन इज इन मटेरियल इन पोजीशन इनके पास, ये है ना कि इनको अगर रीज़न टू बिलीव है, और रीज़न टू बिलीव कैसे हुआ कि उनके पास कुछ मटेरियल इन पोजीशन था जिससे उनको बिलीव हुआ कि पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड जो है वो कंसील डिलीवर ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे केस में जो है प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है वो, राइट। और जो है 180 दिन के लिए, और ठीक है, और जो है 30 डेज़ ऑफ अटैचमेंट में, अटैचमेंट करने के 30 डेज़ के अंदर वो एप्लीकेशन दे देगा। फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपन ने पढ़ा था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसको अगर पता है कि पर्सन ने कमिट करा है ऑफेंस, या नहीं, सॉरी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है शो कॉज नोटिस देगा, ठीक है, और ठीक है, शो कॉज नोटिस देगा पर्सन ऑन होम, ठीक है, पर्सन जिसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी ओन करता है, मतलब कि सारे पर्सन को देगा। एंड ऑल्सो सर्व टू पर्सन जिसके बिहाफ पे आप जो है प्रॉपर्टी, किस पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ में प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, इनफैक्ट जॉइंट होल्डर है तो सबको देगा। और शो कॉज नोटिस के थ्रू वो एक बार चेक करेगा, राइट। सारे जो है शो कॉज नोटिस देगा, रिप्लाई देगा, सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, उससे जो है अगर उसको लग रहा है कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो अटैच कर देगा प्रॉपर्टी या रिटर्न कर देगा प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स, सीज्ड और फ्रोजन, ठीक है, ये हो गया। फिर वही फ्लैट परचेस करा था जो ड्रग ट्रैफिकिंग के प्रोसीड से, फ्लैट को तो अटैच कर लिया गया आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर, स्टे मिल गया, और स्टे सब्सिक्वेंट वेकेट हो गया। तो 30 डेज़ आफ्टर वेकेशन भी जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट में। पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट अपने को बताने का है तो हम बता देंगे। फिर जो है प्रोविजनल जब अटैचमेंट कर दिया है तो राइट टू इन्जॉयमेंट अफेक्ट नहीं होता, हमने ये तो पढ़ा है, ठीक है। तो राइट टू इन्जॉयमेंट जो है अफेक्ट नहीं होता। और राइट टू इन्जॉयमेंट किसका अफेक्ट नहीं होता? इंटरेस्टेड पर्सन का अफेक्ट नहीं होता। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होते हैं? जो भी क्लेम कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं। इस तरीके से अपन ने पूरा पॉइंट ये देखा, राइट। अब जो है ये इंटरेस्टेड पर्सन अपन ने देखा कि जो भी क्लेम कर रहे हैं। अब जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसने कुछ ऑर्डर इशू करा। कितना कॉमन क्वेश्चन है कि कंपनी जो है एग्रीड होगी बाय द ऑर्डर और आपसे एडवाइस की अबाउट द रेमेडी जो अवेलेबल है, ठीक है। तो रेमेडी वही अपील कर दो, ठीक है। चलो अगला
3 कंपनीज जो है एक गोपाल ग्रुप को बिलोंग करती है। ईच ऑफ 3 कंपनी बिजनेस में रिपोर्टिंग एंटिटी लग रही कंपनी है, चिट फंड में है, मतलब ये अपना देखो रिपोर्टिंग एंटिटी में पहले तो अपन ने पढ़ा था BIFP, ठीक है। इंटरमीडिएट में अपन ने समझा था बबीता पफ, और फिर जो है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में हमने पढ़ा था 1 सेकेंड NPC डिपार्टमेंट। तो चिट फंड, हाउसिंग फाइनेंस, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी है, राइट। इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन एग्जामिन द फॉलोइंग। बेनिफिशियल ओनर कौन है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर जिसका अल्टीमेटली कंट्रोल होता है वही बेनिफिशियल ओनर होता है। एक बार की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले बेनिफिशियल ओनर देख लेते हैं। इंडिविजुअल जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, अल्टीमेटली ओन अ कंट्रोल अ क्लाइंट, वो क्लाइंट मतलब कि जो जुडिशियल ओनर है उसको जो है, वो रिपोर्टिंग एंटिटी का क्लाइंट है उसको जो है कंट्रोल करता है। और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड। देखो 2 तरीके से बोल सकते हैं, जो क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है, या इस तरीके से बोले तो जिसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो क्लाइंट को कंट्रोल कर रहा है, या पर्सन ऑन हुज बिहाफ की, या इस पर्सन के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और जिसका अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल है, ये अपना बेनिफिशियल ओनर हो गया। अब विच ऑफ द वेदर ईच ऑफ द अबव बिजनेस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हाँ, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सेक्शन 12 में अपन ने पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, अकाउंट फाइल्स, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये भी आपको मेंटेन करना है। वेदर सिविल कोड हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट। तो सिविल कोड का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। ये अगर हम 4th पॉइंट देखें तो कोई भी सिविल कोड का जुरिसडिक्शन नहीं है टू एंटरटेन एनी सूट, राइट। अब कैन एन इंजंक्शन बी ग्रांटेड बाय कोर्ट और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई सा पावर कंफर्म करा तो क्या कोई भी पर्सन, कोई भी कोर्ट इंजंक्शन ले सकती है? तो नहीं, कोई भी इंजंक्शन नहीं ले पाएंगी। सही, ऐसा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन द केस डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो उसके पोजीशन में थी, उसको रीज़न टू बिलीव है कि एक्स जो है उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। ही ऑथराइज्ड बाय ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, क्या प्रॉपर्टी को सीज़ कर लो। बाय ने सीज़ करी प्रॉपर्टी, कब सीज़ करी? 10 को, और 180 दिन तक रहेगा। और एप्लीकेशन फाइल एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट, बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब कंप्लेंट फाइल कर दी 30 दिन के अंदर। एन्यूमरेट द लॉ एज रिगार्ड टू रिटेंशन ऑफ द सीज्ड प्रॉपर्टी। आप सीज़ कर सकते हो, 180 दिन तक प्रोविजन अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब कब अटैच कर सकते हो? जब डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव को रीज़न टू बिलीव है कि पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, एंड it is likely that it will transfer, conceal, deliver and conceal, deal or transfer such proceeds of crime which relate in frustration of proceedings। तो ऐसे केस में जो है आप प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो 180 दिन के लिए। एक्सक्लूड इस करो स्टे पीरियड 30 डेज़ का, और स्टे पीरियड एंड 30 डेज आफ्टर द वैकेंसी ऑफ स्टे पीरियड, राइट। आफ्टर अटैचमेंट आप जो है 30 दिन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दो, फिर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसको फर्दर इंक्वायरी करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक रीज़न टू बिलीव क्रिएट करेगा, राइट। यही लिखा हुआ है कि देखो प्रॉपर्टी सीज जो करी है, ठीक है, कैन बी रिटेन बाय ऑथराइज ऑफिसर, जब उसको रीज़न टू बिलीव है, 1 सेकेंड, दैट प्रॉपर्टी जो है इज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन फॉर एडजुडिकेशन, वो रिटेन कर सकता है 180 दिन के लिए, ठीक है, और रिटर्न कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है। अब देखो 180 दिन है जिसमें स्टे पीरियड एक्सक्लूड होता है। अब बनती बात है कि 180 दिन गिन लो, नहीं 30 डेज में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ना, मतलब कि 30 डेज में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि ठीक है, अपने जो है आपको कंप्लेंट फाइल करनी है कि सीज़ कर रहे हो कोई सा भी रिकॉर्ड, ठीक है, और प्रॉपर्टी, और फ्रीजिंग विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आपने जो है सीजर के अब एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब 30 डेज़ देखो अब 2020 है, राइट, जैसे कि इसमें 29 डेज़ थे, 29 डेज़ में से 9 हटा दो तो 20 यहाँ के हो गए, राइट। इन्होंने तो 28 ही लिया है, और 28 में से जो है प्रॉपर्टी अगर सीज करी 10 तारीख को, तो 28 में से 10 हटाएँ, अब बने 18, ये 18 दिन और ये 12 दिन, 30 दिन हो गए। 13 मार्च को इन्होंने कर दिया, क्योंकि बोला गया है 30 दिन फाइल कंप्लेंट इन 30 डेज़ ना। चलो
इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया, पता नहीं क्या ही गलत तरीका था इनका। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, अब नेचर ऑफ लाइबिलिटी में तो क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है और सिविल लाइबिलिटी होता है। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी तो हमको पता ही है ना, ये जो है 3 साल से 10 साल ये जो भी है ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। और सिविल लाइबिलिटी क्या होता है, वो अटैचमेंट करना, ठीक है, अटैचमेंट करना, फिर अटैचमेंट को कंफर्म करना, देन अटैचमेंट को फाइनल करना, राइट, फिर देन कन्फिस्केशन करना, ये सिविल लाइबिलिटी है। एक रमणीक है जिसने प्रॉपर्टी परचेस करी एक अनअकाउंटेड मनी से इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन ऑन कंप्लेंट, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है सर्व नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ इनकम। कंप्लेंट करी होगी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक नोटिस सर्व करा कि यार इन्फॉर्मेशन हमको बताओ। तो हुम नोटिस में भी सर्व बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किसको नोटिस सर्व करना चाहिए, तो सबको नोटिस जो है सर्व होगा। यही अपन ने पढ़ा था, शो कॉज नोटिस देते ना, जब अपन सेक्शन 8 में अपन ने पढ़ा था कि जो आप जो है वो रिपोर्ट और मटेरियल इन पोजीशन देते हैं, साथ में जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब नोटिस देता है तो अगर जॉइंट होल्डर है तो सभी को ही देंगे और सारे पर्सन जो इन्वॉल्व है सबको देंगे बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ पमला, ठीक है। विद द इंटरेस्ट क्रिएटेड, अब देखो एनालाइज विद रीजन द कंटेंशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। क्या है कंटेंशन, कि वेदर इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी प्रायर टू इवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के पहले कोई सा इंटरेस्ट क्रिएटेड था, ठीक है, लीडिंग अप टू दी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो टेक्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपने क्रिएट करके रखा है, राइट, और मनी लॉन्ड्रिंग के पहले, और लीडिंग अप टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो ये इंटरेस्ट क्रिएटेड है ना, देखो राइट ऑफ इन्जॉयमेंट तो वैसे भी अटैचमेंट में अफेक्ट तो होगा नहीं, तो इसको प्रायोरिटी तो दे रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट में ना आप वो इंटरेस्ट मत समझ जाना कि फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस और लीज और इंटरेस्ट, ये उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, ये इन्जॉयमेंट की बात कर रहे हैं। देखो इंटरेस्ट क्रिएटेड इन प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी तो है ओवर अटैचमेंट। अब देखो लिखा हुआ है कि वो रेफरेंस ले लेंगे और फिर बोल देंगे कि अटैचमेंट का जो है इन्जॉयमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट ऑफ इन्जॉय इट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द इन्जॉयमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन। और इंटरेस्टेड पर्सन वो होते हैं कि जो भी अपना क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रिएटेड इन प्रॉपर्टी हैविंग प्रॉपर्टी प्रायर टू द इवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो तो ठीक है, एक बार ये समझ लेना कि जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो लीज और इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, वेदर अ मियर नेक्सस बिटवीन अ अटैच प्रॉपर्टी, की जो प्रॉपर्टी अटैच करके रखा है, वेयर इट डिड नॉट क्वालिफाई एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो मियर नेक्सस बिटवीन द अटैच प्रॉपर्टी वेयर इट डिड नॉट क्वालिफाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर पमला। तो अटैच प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है अंडर पमला एंड द पार्टी एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वॉज सफिशिएंट फॉर द अटैचमेंट टू टेक्स प्लेस। नहीं, देखो प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व होना चाहिए एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। आप अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तभी करते हो, ठीक है, मतलब कि आप जो है प्रॉपर्टी अटैच तभी करते हो जब पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब 1 सेकेंड, देखो जो अटैच प्रॉपर्टी है वेर इट डिड नॉट क्वालिफाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर पमला, पर पार्टी एक्यूज है मनी लॉन्ड्रिंग का। ओके, तो भाई आप प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, वो क्वालिफाइड नहीं है एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पर पार्टी एक्यूज है, तो ऐसे केस में तो हम प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, मतलब ले देखिए पर्सन इज इन पोजीशन, तुम्हारे पास पोजीशन है ना, अब हम जो है प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। तो इसलिए एक नेक्सस ही काफ़ी है, नेक्सस बिटवीन द अटैच प्रॉपर्टी, भले ही वो क्वालिफाई कर रहा हो एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और नॉट, पर पार्टी एक्यूज है मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो सफिशिएंट है, राइट। अब देखो कुछ अलग क्वेश्चन आया कि डिस्कस द जुरिस्डिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, जो नेचर ऑफ ऑफेंसेस जो ट्रायबल है बाय स्पेशल कोर्ट, ठीक है, अंडर द पमला, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस इफ द कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस। देखो जो स्पेशल कोर्ट जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है उस एरिया के स्पेशल कोर्ट इसको ट्राई करता है, पर नेचर ऑफ ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट अंडर पमला, तो बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ ऑफेंस पूछे ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट अंडर पमला, एंड व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस अगर कोर्ट विच हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, कोर्ट ने लिया है कॉग्निजेंस शेड्यूल्ड ऑफेंस का, इज अदर देन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन विच स्पेशल कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी। देखो अब हम जो है आंसर से क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। नेचर ऑफ ऑफेंसेस जो है स्पेशल कोर्ट में ट्रायबल होते हैं,
तो ऑफेंस जो पनिशेबल सेक्शन 4 के अंदर जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, ठीक है, वो ट्रायबल होते हैं स्पेशल कोर्ट में। यही लिखा हुआ है कि स्पेशल कोर्ट जो है ट्रायल सेक्शन 4 का अंडर सेक्शन 4 के ऑफेंस का करते हैं और शेड्यूल्ड ऑफेंस का करते हैं। और ट्रायबल भी स्पेशल कोर्ट के वो एरिया में होता है जिस एरिया में ऑफेंस है, तो स्पेशल कोर्ट फॉर द एरिया, ठीक है। जो ट्रायल है वो CRPC के तहत होगा, ठीक है, एज इट अप्लाइज टू ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, ठीक है। तो ट्रायल जो है वो CRPC के तहत होगा, ट्रायल जो है वो CRPC के तहत होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ट्रायल जो है वो CRPC के तहत होगा, जस्ट लाइक ट्रायल जो है स्पेशल कोर्ट पे होता है, राइट। ट्रायल जो है वो CRPC के तहत होगा, वो जस्ट लाइक ट्रायल इन जो है सेशंस कोर्ट लिखना था। फिर क्या बोल कर रखा है कि फर्दर एज पर क्लॉज C ऑफ 44 ऑफ द पमला, इफ़ द कोर्ट विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब देखो ये देखो लिखा है इफ़ द कोर्ट, देखो यहाँ से चालू हो रहा है इफ़ द, देखो ये तो हम समझ चुके हैं कि जुरिसडिक्शन फॉर द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस से अगला क्वेश्चन है कि अगर कोर्ट विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या करके रखा है, कॉग्निजेंस लेकर रखा है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, अदर दैन दी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, और स्पेशल कोर्ट ने भी ले लिया कॉग्निजेंस, क्योंकि कंप्लेंट अथॉरिटी ने करी थी। देखो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस तभी लेता है जब अथॉरिटी कंप्लेंट करे, ये तो आपको भी पता है। अब स्पेशल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, अब पता चला कि कोर्ट से भी उधर दूसरी कोर्ट ने भी लेके रखा है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी कॉग्निजेंस किसी दूसरी कोर्ट ने लेके रखा है और स्पेशल कोर्ट ने भी ले लिया है, तो ऐसे केस में जो है एप्लीकेशन जो है अथॉरिटी करेगा, तो एप्लीकेशन करी जाएगी और जो है ट्रांसफ़र जो है स्पेशल कोर्ट को हो जाएगा वो केस, ठीक है। ऑन द रिसीट ऑफ द केस प्रोसीड टू डील विद द फ्रॉम द, ठीक है, 1 सेकेंड, कि जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड फ्रॉम द स्टेज, ठीक है, फ्रॉम द स्टेज जिस स्टेज तक वो डील हो चुका था, मतलब कि जो है अथॉरिटी, मैं वापस से बोलता हूँ कि कोर्ट विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अदर देन स्पेशल कोर्ट, वो स्पेशल कोर्ट के अलावा था, उसने जो है कॉग्निजेंस लेकर रखा था, विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट शैल ऑन एन एप्लीकेशन बाय द अथॉरिटी, कि एप्लीकेशन बाय द अथॉरिटी ऑथराइज टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट, commit the case relating to the scheduled offence to the special court, and the special court on receipt of such case proceed to deal with from the stage at which it is committed। तो जिस स्टेज पे ट्रांसफ़र हुआ, जिस स्टेज पे स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, उस स्टेज से जो है स्पेशल कोर्ट डील करेगा। तो जिस स्टेज से पे केस ट्रांसफ़र हुआ है उस स्टेज से उसको डील करेगा, राइट। अब ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था। फिर जो आता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है मामला के अंदर, उसने एक ऑर्डर करा है प्रोविजन अटैचमेंट का। अब राणा जो है वो ओनर है, एग्रीव्ड था, अब वही अपील कर रहा है, वही अपील ट्रिब्यूनल को कर दो, 45 दिन में कर दो, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड, वांटेड टू मेक एन अपील, बिफोर मेकिंग एन अपील करने से पहले ही जो है वो राणा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब समझो, ये पर्टिकुलर सेक्शन 72 आ चुका है कि प्रॉपर्टी अटैच कर ली, अपील करना है। अब पर्सन मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया, अपील के पहले ही हो गया ना इधर तो ऐसे केस में अगर अपील को कंटिन्यू करना है तो लीगल ऑफिसर असाइनी जो है ये सब कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे केस में लिखा हुआ है, देखो अगर आपने जो है अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में करनी हो या हाई कोर्ट में करनी हो, दोनों केस में ऐसे ही है। तो अगर प्रॉपर्टी अटैच हो गई है सेक्शन 8 में और कोई अपील नहीं करी है, ठीक है, या तो अपील कर दिए, दोनों केस में अपील नहीं करी हो या कर दी हो, हाई कोर्ट में भी अपील नहीं करी हो या कर दी हो, वो पर्सन मर चुका है, ठीक है, करने के पहले मर गया, डाइड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या बाद में हुआ, तो ऐसे केस में जो है यही जो है इंसॉल्वेंसी, तो ऐसे केस में इट वॉज लॉफुल फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, कि अगर अपील नहीं करी हो तो केस को कंटिन्यू, ठीक, अपील नहीं करी हो तो वो अपील करे, ठीक है, टू प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और ऐसे केस में भी टू कंटिन्यू द अपील अगर अपील कर दी हो तो, ठीक है। और ये सेम जो है हाई कोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राइटिंग के ऑर्डर से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो है अपॉइंटेड अंडर पमला प्रॉपर्टी अटैच करी है, ठीक है। अब जो है अपील करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, और सब्सिक्वेंटली आफ्टर प्रॉपर हियरिंग ऑर्डर वॉज पास बाय द 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और डिसीजन ए का मान लिया। अब उसको हाई कोर्ट में अपील करना है, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील
अनफॉर्चुनेटली AAA डाई। अब टाइम लिमिट तो 60 दिन है, ये तो हमको ही पता है, ठीक है। टाइम लिमिट 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। बाय हाउ मेनी डेज एक्सटेंशन, वो 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। डेथ हो गई AAA की, क्या अपील भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट विल दी पोजीशन इफ़ AAA डाइज, अपील के पहले डाइड हो चुका है तो वो जो है वो अपील करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर वो अपील करेंगे। व्हाट शैल बी द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड पार्टी है, 1 सेकेंड, व्हाट शैल बी द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रीड पार्टी। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट शैल बी द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रीड पार्टी। ये अच्छा पॉइंट है, ये नया पॉइंट है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड पार्टी है, राइट। अब देखो, तो ऐसे केस में जो रिस्पोंडेंट का हाई कोर्ट है, और इन केस अगर जो है मोर देन 1 रिस्पोंडेंट है, तो कि एनी ऑफ द रिस्पोंडेंट ऑर्डिनरी रिसाइड और कैरिंग ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क शैल बी द जुरिसडिक्शन। तो देखो, रिस्पोंडेंट का हाई कोर्ट में हम जाएंगे, ठीक है। तो हाई कोर्ट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ विच द रिस्पोंडेंट, देखो हाई कोर्ट जिसके जुरिसडिक्शन में वो पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट जो है, या एक से ज़्यादा रिस्पोंडेंट है, तो कोई सा भी एक रिस्पोंडेंट जो है काम करता है, डिसाइड कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट में हम जाएंगे। फिर जैसे कि आता है अगला क्वेश्चन कि जो भारत सेवक है, 1 सेकेंड, तो देखो भारत सेवक है, देखो जो भारत सेवक एन NGO ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ FCRA। अब देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू इन्वेस्ट सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से गुड रिजल्ट आएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब भारत सेवक इज ऑल्सो प्लानिंग टू डिफ्रे 65% ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब देखो, ये है तो FCRA का क्वेश्चन, तो इधर तो इसका आने का मतलब ही नहीं है, राइट। अब देखो 1 सेकेंड, हाँ, SSG बैंक है, अपनी अभी ऑपरेशन स्टार्ट किए, बैंक आपके पास आया फॉर योर एडवाइस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग एंटिटी, ये रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। अब सेक्शन 12 के तहत जो है रिकॉर्ड सारे ट्रांजेक्शन का डायरेक्टर को फर्निश करने पड़ेंगे, और ट्रांजेक्शन का नेचर और वैल्यू जो है वो वाले ट्रांजेक्शन्स भी जो है आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट फाइल, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, ठीक है। देखो 1 सेकेंड, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, बेनिफिशियल ओनर, अकाउंट फाइल 1 सेकेंड, अकाउंट फाइल और बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इसकी आप जो है द रिकॉर्ड हियर शैल बी मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो जो रिकॉर्ड है वो जो है 5 साल तक मेंटेन रहेंगे। वही आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट ओवर और अकाउंट क्लोज विच एवर लेटर, उसके 5 साल तक। फिर बोल रहे हैं कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर पमला। नेचर ऑफ ऑफेंस, तो नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। अब देखो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस इन द केस स्पाउस, उसने अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड करी, देखो प्रॉपर्टी सोल्ड करी, स्पाउस ने प्रॉपर्टी सोल्ड करी वाई को, ठीक है, इन लीव ऑफ सेल दे ऑब्टेन 100 लाख, तो 175 लाख में सोल्ड कर दी, 100 लाख तो जो उसको RTGS से मिल गए और बचा हुआ 75 लाख कैश में मिल गया, ठीक है। अब देखो, स्पाउस ने प्रॉपर्टी सोल्ड करी 175 लाख टू वाई को, और जो है स्पाउस टू मिस्टर वाई, मतलब स्पाउस लेडी है ना। अब जो पति ने जो है 100 लाख तो RTGS से दे दिए, ऑब्टेन अमाउंट। 1 सेकेंड, पति पत्नी के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर एक स्पाउस है, उसने किसी वाई को ट्रांसफ़र करी थी, उससे पैसे आएंगे, तो 100 लाख तो हिज अकाउंट में ले लिए, अपने अकाउंट में ले लिए, बचे 75 लाख बोला कि वो बीवी के खाते में जमा कर दो, ठीक है, ऑफशोर बैंक अकाउंट। अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ स्पाउस इन द गिवन केस, पर वो कैश में जमा कर दो, ठीक है। 1 सेकेंड, एंड रेस्ट अमाउंट 75 लाख इन कैश, अच्छा ओके, कैश में लिए जो उसने वाइफ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, तो ऑफशोर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखो, पॉइंट ये है कि हमने 75 लाख जो कैश में लिया है ना, ठीक है, ये है अनअकाउंटेड मनी, इसको अनअकाउंटेड मनी माना। देखो सेक्शन 45 का रेफरेंस जो भी है वो देख लो, इधर क्या है, फिर हम 16 साल की पागल औरत में भी अपने सब चीज़ें देख ली थी। आपको ज़रूरत क्या है कि
अब देखो इधर क्या हुआ है कि अपन ने पढ़ा है 16 साल की पागल औरत, इन द सेंस कि जो है आप बेल पे भी छोड़ सकते हो इफ़ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, अगर जो है पर्टिकुलर जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन लेस देन 16 ईयर्स है, पर्सन वुमेन है, सिक इन्फर्म है, या पर्सन एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो खुद से या अलॉन्ग विथ को एक्यूज जो है मनी लॉन्ड्रिंग करा है और लेस देन 1 करोड़ है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग 75 लाख का ही था, जो है लेस देन 1 करोड़, तो ऐसे केस में जो है इफ़ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट वो जो है छूट सकते, राइट। अब प्रोसीड्स अंडर द पमला, अब देखो प्रोसीडिंग्स अंडर द पमला वर इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर सूरज, तो ये सूरज के अगेंस्ट में जो है इनिशिएट करा। थ्रू एन ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सूरज को अटैच कर लिया, सूरज ने प्रीफर कर लिया अपील, सूरज इंसॉल्वेंट हो गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी। तो जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करी है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमको ये समझना पड़ेगा कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है, वो मरा नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हुआ है तो ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर रहेगा, राइट, ये ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन आया था। फिर आखिरी के 2 क्वेश्चन है, जैसे कि सुदीप ऑफ जयपुर, 1 सेकेंड, सुदीप जयपुर का वॉज पोस्टेड एज तहसीलदार, ठीक है, इन अ तहसील हेडक्वार्टर नियर जयपुर। आफ्टर ईयर ऑफ हिज जॉइन ही परचेज अ रेडी बिल्ड हाउस, ठीक है, 1 साल बाद उसने हाउस जो है ख़रीदा अपने वाइफ के नेम पे, राइट। ही ऑस्टेंसिबली शोड दैट बिजनेस इनकम ऑफ हिज वाइफ, ही ऑस्टेंसिबली शोड द बिजनेस इनकम ऑफ हिज वाइफ, और जो है कि वाइफ की बिजनेस इनकम है, एंड अवेल लोन ऑफ 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ हाउस फ्रॉम द बैंक, और गारंटी भी दे दी। द बैंक इन दिस केस डिड नॉट इंश्योर दी बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो बिजनेस एक्टिविटी को तो बैंक ने देखा ही नहीं, बिजनेस एक्टिविटी को बैंक ने नहीं देखा, जैसे कि बिजनेस प्लेस, IT फाइल जो भी है, ठीक है, एंड सोली रिलाइंग दैट सुदीप तो गारंटी दे रहा है ना, तो हमको दिक्कत क्या है, मैं इसके बिजनेस को तो देखो सुदीप गारंटी दे रहा है, बात खत्म। लोन अवेल करने के बाद ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन दी हाउस लोन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, वो तो दे रहा है। अब एंड विद इन ए ईयर लिक्विडेट दी लोन अकाउंट। लो वन ऑफ द एम्प्लॉई इन हिज ऑफिस मेड कंप्लेंट टू ED, अब एम्प्लॉय ने जो है ED को कंप्लेंट करी ऑफ टेकिंग ब्राइब बाय हिम ऑन रेगुलर बेसिस एंड सो लिक्विडेटिंग द अकाउंट इन जस्ट अ ईयर। देखो पॉइंट ये है कि बैंक ने बिजनेस एक्टिविटी नहीं देखी और रिलाय कर रहा था सुदीप पे। अब लोन अवेल करने के बाद डिपॉजिट तो कुछ हुए अमाउंट, ठीक है, पर जो है फिर बाद में विद इन ये लिक्विडेट कर दिया लोन अकाउंट। अब ये लिक्विडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्या होता है, फिर एक एम्प्लॉय ने जो है कंप्लेंट करी ऑफ टेकिंग ब्राइब बाय हिम कौन, सुदीप की पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ये वर्ड्स में थोड़ा सा ही खेल रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे ब्राइब होती थी और अकाउंट लिक्विडेट हो गया। अब देखो 1 सेकेंड, वो जो हिम की बात कर रहे हैं वो हिम में वो तहसीलदार की बात कर रहे हैं कि वो ब्राइब लेता है, इसलिए उसने लिक्विडेट कर दिया अकाउंट 1 साल के अंदर। पॉइंट ये है कि आप ऐसे केस में जो है आप पहले मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, शेड्यूल्ड ऑफेंस ये बता दोगे, बाद में जो है आप ये बताओगे कि सुदीप भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो है जो उसने ब्राइब से पैसे कमाए हैं उससे वो जो है लोन अकाउंट में पैसे जमा करता था। ऐसे बताता था कि बिज़नेस इनकम है और बिज़नेस इनकम से जो है लोन लेकर उसने जो है हाउस बना लिया, ठीक है, रेज द हाउस लोन इन द नेम ऑफ वाइफ, राइट। फिर एक पॉइंट आता है कि पॉसिबल एक्शंस विच कैन बी टेकन अगेंस्ट पर्सन या प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो देखो अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो आपको पता है 3 से 7 साल की जेल और 3 से 10 साल की जेल वो भी है। अब एक पॉइंट ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ऑफ लीगल ज्यूरिडिकल पर्सन इज़ नॉट कंटिंजेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन। तो प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन जो लीगल ज्यूरिडिकल पर्सन का होता है वो कंटिंजेंट नहीं है विद द प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। तो इस तरीके से हमने मनी लॉन्ड्रिंग के सारे 47 क्वेश्चंस टिल नवंबर 21 RTP ओवर करे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV एंड सी। आपको जो है पर्टिकुलर सिर्फ सुनना ही है, आपके पास ये PDF रहेगी, इस PDF को देखते देखते जो है आपको लेक्चर देखने के, ठीक है, लेक्चर सुनने का, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।